नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बदलते क्यों नहीं हैं? हमारा बहुत मन करता है किसी तरह हमारी कोई भी तरीके से उनके साथ प्यार से, गुस्से में चुप रह के, सरेंडर करके, त्याग के अपना तन, मन और धन भी त्याग के अगर इनमें चेंज आ जाए तो जो इनके साथ इनका हमसफ़र होता है, हम साथ होता है, जो साथी होता है, वो बदलना चाहता है इनको। लेकिन क्या ये बदलते हैं? ये साइकोलॉजिकल सच्चाई की बहुत सारी बातें और आपको लास्ट ऑफ द वीडियो उसमें बताऊँगी कि वो जो 5 कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जिनसे पता चल सकता है कि चेंज कितना हुआ या नहीं। यानी कि सॉफ्टवेयर ऊपर से चेंज हो गया, अंदर से चेंज हुआ या खाली वॉलपेपर चेंज हुआ है। तो ये आते हैं वापस लेकिन बदलते नहीं हैं। क्यों नहीं बदलते? ये साइकोलॉजिकल सच्चाई आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो ये जो ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग हैं ना, ये बदलते क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक गलतफ़हमी हमें अपने दिमाग से निकाल देनी है। हर रूड, मैनिपुलेटिव, इंसल्ट करने वाला व्यक्ति या गुस्सा करने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्टिक नहीं होता। नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स और डिसऑर्डर 2 अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको किसी बात में ये लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हमसफ़र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जिनके साथ आप विश्वास करते हैं, आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति, वो जब ज़्यादा उनमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है, वो काम अपना पूरा ठीक से करना नहीं चाहते या काम आप पे थोप देते हैं कि तुम ही करो और फिर वो बैठते हैं और वो इस तरह से ज़ाहिर करेंगे दूसरों को कि काम तो एक्चुअली इन्होंने किया, क्रेडिट आपका ले लेते हैं। घर में भी बार-बार ब्लेम शिफ्टिंग करना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इंसल्ट करना, क्रिटिसिज़्म, नेगेटिव फीडबैक देते रहना और सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी कि मैं तो इस लेवल का हूँ और तुम्हारी क्या औकात है। और ये जब आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की इंसल्ट किसी भी व्यक्ति से फ़ील होने लगती है, तो आप केवल रील्स पे या सोशल मीडिया में जो इसके बारे में बातें लिखी होती हैं, सिर्फ़ उन पे ही मत जाइए। एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल जो स्पेशलाइज़ करता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को मैनेजमेंट करने में, उसके पास आप जाइए और उनसे अपने दिल का हाल आप बयान कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट्स हो रहे हैं, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जो मैं सोच रही हूँ, वो वाक़ई में ऐसा ही है या फिर मेरी कुछ गलतफ़हमी है या मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू गो टू अ थेरेपिस्ट इन टाइम, टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल। एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन-सी होती है? आइडेंटिटी की। जैसे इनको लगता है, इनके दिमाग या परसेप्शन के अनुसार कि मेरी आइडेंटिटी पे अटैक हुआ है। आपने तो केवल अपना ओपिनियन दिया, अपनी बात रखी, लेकिन इन्होंने दिमाग ने कुछ और सुन लिया और ऐसा गंदा-गंदा खराब सुन लिया कि ये फिर वापस आप पे अटैक करने लग जाते हैं। एकदम आप पे अटैक करते हैं बुरी तरह से। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आज भी किसी से बात हुई, 45 इयर्स ऑफ मैरिज एंड शी सेड कि मैं क्या करूँ, किस तरह अपने को चेंज करूँ। मैंने अपने माँ-बाप को छोड़ा क्योंकि इनका मेरा मायके में जाना पसंद नहीं था, उनसे फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं था, उनकी बातें सुनना पसंद नहीं था, उनका फ़ोन आ जाए तो मुझसे बात नहीं करने देते थे, गुस्से में मुझे देखते रहते थे जब तक मैं फ़ोन उठा के बात करूँ और मैं काँपती रह जाती थी और अभी तक काँपती हूँ कि पता नहीं मेरी किस बात पे या मेरे घरवालों की किस बात पे इनको इतना गुस्सा आ जाए। और ये तो यहाँ फीमेल है तो सह रही हैं, एक मेल है 80 इयर्स के, उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि भई उनकी वाइफ़ भी अभी तक उनके साथ ऐसे डील करती हैं, उनके पेरेंट्स को गुज़रे भी बहुत साल हो गए, मगर आज भी वो अपने सास-ससुर की बुराई करने से बाज़ नहीं आती और कुछ न कुछ छोटी-छोटी बातों पे और
एकदम उसका कुछ मतलब नहीं होता, उनकी कोई बात नहीं निकलती, इन्होंने कुछ कहा नहीं होता, बैठे-बैठे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं या टहल रहे हैं, उसी में ही यानी जहाँ रिलैक्स हुए और उन्होंने उनके माँ-बाप की बातें कि तुम्हारी माँ ऐसे कहती थी, मेरा उसके कारण माइग्रेन अभी तक नहीं गया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारे पापा ऐसे करते थे। आज तक ही सेज़ कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? So people in their 60s, people in their 70s, people in their 80s are coming and talking about the kind of abuse they have been facing. ये नॉर्मल नहीं है। गुस्सा आता है, डिसएग्रीमेंट होती है, आपस में लड़ाई भी हो सकती है। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो बहुत बातों पे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होंगे और हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, ये भी एक नॉर्मल है। लेकिन विद इन लिमिट्स, एक रिस्पेक्ट करते हुए, आपकी एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देते हुए। और बहुत बार नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने पार्टनर्स के साथ, इतना उनकी जो ज़िंदगी के साथ, उनकी सोच के साथ, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति और ताकत टूट जाती है। बहुत बार अगर हम कॉल पे बात हो रही होती है कि अब इवन बच्चों के लिए भी कि अच्छा आप उनसे बेटे से बात कराइए, बेटे से बात कराइए या अच्छा आप नेक्स्ट सेशन कब लेना चाहेंगे? तो बहुत बार वो क्या बोलेंगे कि जब मेरी मम्मी या जब मेरी वाइफ़ घर पे नहीं होंगी, मैं तभी सेशन ले सकता हूँ। तभी मैं अपने बच्चों के साथ आपकी बात करा सकता हूँ, तो मुझे वो समय और वक़्त देखना पड़ेगा। आप प्लीज़ बताइए कि आप ये कॉर्पोरेट ऐसे कर सकती हैं हमारी अपनी जो आपकी शेड्यूल है, आपकी डायरी तो बहुत भरी होती है अपॉइंटमेंट डायरी, उसमें आप कैसे हमें बीच में करेंगे? हमें बहुत बार स्क्वीज़ करने पड़ते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स या ऊपर-नीचे करने पड़ते हैं या बीच में मेरी टीम उनके साथ बात करती है, उसके बाद फिर वक़्त होता है तो मैं भी बात करती हूँ और कैसे भी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं हम और हमारी टीम, क्योंकि बहुत बार जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में लोग होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनके पास अपने लिए भी इतना समय नहीं होता कि वो डॉक्टर के साथ आराम से बात कर सकें। बिना इस डर डर के कि अगर मेरी वाइफ़ को, अगर मेरे हस्बैंड को पता लग गया तो क्या होगा? बहुत बार अपने अकाउंट से वो, अगर पेमेंट की भी जहाँ बातें आती हैं, अपने अकाउंट से वो पेमेंट भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब स्पेशली क्रॉस कॉन्टिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स भी यही कहानी है कि अपने अकाउंट से जो डॉक्टर फ़ीस, जो प्रोफ़ेशनल फ़ीस देने में भी वो नहीं कर पाते, उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक फ्रीडम नहीं होता कि वो नॉर्मल जैसे एक फ़ीस है, आपने पे करा आपके अकाउंट से किसी भी तरह से आपने कर दिया। नहीं पॉसिबल है, वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू करवाते हैं या अपने रिलेटिव्स के थ्रू करवाते हैं कि अगर मेरी वाइफ़ को पता चल गया कि मैं आपके साथ या डॉक्टर के साथ थेरेपी ले रहा हूँ, तो तुम्हें हुआ क्या? एंग्ज़ायटी तुम्हें किस बात की है? तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? और इतना फ़ीस क्यों दे रहे हैं? मतलब छोटी-छोटी बात पे उनके पास उतनी आज़ादी ही नहीं है कि वो किसी भी लोग से अपने मन से बात कर सकें। हाँ, लेकिन अगर इनकी वाइफ़ के, इनके हस्बैंड के दिमाग में घुस गया कि तुम्हें डॉक्टर से बात करनी है, फिर तो इनकी मर्ज़ी हो या नहीं हो, इनके पास टाइम हो या नहीं हो, उन्हें बात करनी पड़ेगी। उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और बहुत बार बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई एम नॉट कम हियर ऑन माय ओन, मेरी वाइफ मुझे लेकर आई, मेरी वाइफ सेज यू नीड काउंसलिंग, यू नीड थेरेपी। और हम पूछते हैं कि भैया आप में क्या इश्यू है, आपकी वाइफ क्यों ऐसा कहती है? मुझे तो नहीं पता, मेरी वाइफ से पूछ लो। और फिर वो रोने लग जाते कि मेरी ज़िंदगी मेरी ही नहीं है, मेरा समय मेरा ही नहीं है, हर वक़्त मुझे इसकी चाकरी करनी पड़ती है। जैसे गुलाम शादी में इसने खरीद लिया हो मुझे, और मुझे मेरे माँ-बाप से, मुझे मेरे दोस्तों से, मुझे मेरे भाई-बहनों से अलग कर दिया हो। ये बहुत, बहुत, बहुत सच्चाइयाँ इतनी जगह है कि मुझे लोग कहना पड़ता है लोगों को कि भई आप ये मत सोचिए कि आप ही हताश हैं, आप ही निराश हैं, आप ही की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बवंडर मचा हुआ है, यू आर जस्ट इन द क्यू।
इतना ज़्यादा अब्यूज़ और ये पैंडेमिक, नार्सिसिस्टिक पैंडेमिक आया हुआ है। तो नार्सिसिस्ट की प्रॉब्लम ना आइडेंटिटी की होती है। हमने सिर्फ़ ये कहा कि तुमने ये ऐसे तुमने कर दिया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, या ऐसे क्यों किया? ऐसे क्यों किया? और वो उस चीज़ को उसका दिमाग ने क्या सुना और क्या पढ़ा, तुम पागल हो, तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, इसलिए तुमने ऐसा किया। हमने तो कुछ नहीं बोला ना, हमने क्या बोला, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? कोई भी बिहेवियर हो सकता है, किसी से बात कर रहे थे तो ऐसा किया, कोई किताब अपनी वहाँ रख दी है, उसको पूछते हैं कि भई ऐसे क्यों किया, वहाँ क्यों किताब रख दी? सिंपल। लेकिन इनकी जो भाषा में तब्दीली आ जाती है, बदल जाती है भाषा, दिमाग की भाषा। हमने जो बोला और इनके दिमाग ने कितना गंदा-गंदा पूरी एक कहानी बना दी, एक पिक्चर बना दी, और फिर इनको आइडेंटिटी, मुझे बोलने की ज़रूरत हुई किसी की, अब मैं देखता हूँ, और फिर आपके खानदान की दसों पीढ़ियों की पूरी हर चीज़ का, हर नस्ल आपकी खराब करके, तोड़-मरोड़ के, तहस-नहस करके आपके सामने पेश करनी है, और करनी है, 3 घंटे आपको सुनना पड़ेगा। और ये बहुत लोग ये बातें बताते हैं, तो ये बिहेवियर पैटर्न, ये सिम्पटम है उनकी दिमागी बीमारी का। बाहर वालों के लिए तो खुश रहते हैं। अभी कोई बोल रहा था कि मुझे 3 घंटे इतनी बातें सुनाई, और थोड़ी 5 मिनट में किसी और से कॉल पे हँस-हँस के बातें कर रहे थे। और इधर मैं रो रही हूँ और मेरे बच्चों को गालियाँ दी हैं, मुझे मेरे चरित्र के ऊपर इतना ज़्यादा बोला, और 35 इयर्स की मैरिज, जब मैं कहाँ जाऊँगी? किसके साथ मैं अपनी बदकिरदारी, इस तरह की बिहेवियर पैटर्न करूँगी? मगर वो इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिल रही है। उसका कोई सिर-पैर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, पर बोलेंगे मुझे सब पता है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं तुम्हारे खानदान को खराब कर दूँगा, नष्ट कर दूँगा, तुम्हारे बच्चों का ये कर दूँगा। भूल जाएँगे कि तुम्हारे बच्चों का ये कर दूँगा तो उनके भी तो बच्चे हैं भाई। लेकिन बोलना है, बकना है, जब गुस्सा कर रहे हैं, तो बातचीत थोड़ी ना होती है। नॉर्मल इंसानों में गुस्से में भी बातचीत तो होती है। इनका तो तरीका ही पूरा बदल जाता है, बातचीत कहाँ होती है, तो बकना हो गया। और आपको वो बकवास 3 घंटे सुननी पड़ती है, अगर आप उठ के जाएँ, हो नहीं सकता। और ये बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट भी करते हैं, कर रहे होंगे जो ये सुन रहे हैं, आपने किसी को देखा होगा, जो इस तरह के माहौल से या दौर से गुज़र रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये रिलेटेबल है, और आप अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, अपने को बदलना चाहते हैं, इनको तो नहीं बदल सकते, ये तो नहीं बदलेंगे। तभी तो कह रहे हैं नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलता, वो सिर्फ़ अपना दिखाता है कि वॉलपेपर वो बदल देगा, फिर बोलेगा देखो, लेकिन सॉफ्टवेयर अंदर का तो इनका बिल्कुल खराब होता है। और यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बीमारी है। तो नार्सिसिस्ट को चेंज करने के लिए, अगर हम उनको चेंज करने की कोशिश भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कदम क्या उठाना है? सबसे पहला पॉइंट है क्या? इनसाइड। हमें समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बीमारी है। मगर हम बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधे? इनको नहीं बोल सकते कि आपको बीमारी है। ये तो हम ही भी टूट पड़ेंगे, और हमारी ही पूरी 10 नस्लों को बता देंगे कि वो ये था, वो ये था, वो वैसे थे। लेकिन ये तो बहुत शरीफ़ज़ादे रहते हैं, यही ये प्रूव करते हैं, शरीफ़ज़ादे या शरीफ़ज़ादियाँ। तो इसी तरह ये प्रूव करते रहेंगे, उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो एक चुप सौ सुख। मगर हमें तो समझना है ना, हमें तो जानना है, मानना है, पहचानना है, इनसाइट डेवलप करना है कि येस, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। एक और गेम चेंजर है, पहले तो एक्सेप्टेंस हो गई ना, इनसाइट हो गई। दूसरी गेम चेंजर है अकाउंटेबिलिटी। शांति से आप शांत रहें, ये आपको उकसाएँगे बार-बार कि आपको गुस्सा आ जाए, और जैसे ही आप गुस्से में आ जाएँगे, ये शांत होके ऐसे बैठ जाएँगे, एंड विल गिव दैट पेक्यूलियर स्माइल कि देखो अब एंटरटेनमेंट चैनल हुआ, अब ये बोलेंगे। आप तो रिएक्शन में बोल रहे हैं, आप तो दुःख में बोल रहे हैं, आप तो तड़प में बोल रहे हैं कि आप इतना कुछ आप कह रहे थे, उसका कुछ नहीं मतलब हुआ। इन्होंने ऐसी झूठ-मूठ की बातों को इतना जाला ताना-बाना, जाला-बुना कि दूसरे लोग, आपके आस-पास के लोग उन्हीं की बातों का यकीन कर रहे हैं। उस वक़्त जब आप फटते हैं, तब ये शांति से बैठ जाएँगे। यानी आप तो सच्चाई में फटते हैं, ये तो झूठ का भी
ज्वालामुखी बना देते हैं, और तो भी उसके बाद शांत होके बैठ जाते हैं। तो पहला स्टेप था अकाउंटेबिलिटी, इंसाइट के साथ अकाउंटेबिलिटी को लाना है। ये दूसरा स्टेप है, अकाउंटेबिलिटी को लाना है। वो कैसे होगा? आप शांत होकर ऐसे बैठ जाइए और आप स्टेप्स बनाइए। आप स्पेसिफिक स्टेप्स बनाइए कि ओके, बच्चे को छोड़ने आपने जाना था, आज आप नहीं गए, ठीक है, आप नहीं गए। कल जब हुआ, छोड़ने जाना था सेम काम या जो भी काम उनको दिया था, उनके हवाले किया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं किया। आज दूसरा दिन है, आप नहीं लेने गए। तीसरा दिन है, नहीं लेने गए। अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे, ये तो फटेंगे पर हम उतना ही शांत रहेंगे सामने। मैं सब में सिर्फ साइलेंस की बात नहीं कर रही, मैं एंग्री साइलेंस की बात नहीं कर रही, मैं डिग्निफाइड साइलेंस की बात कर रही हूँ। और फिर आसपास लोगों को दिखने लग जाएगा, आपके दिखलाए बिना, कि काम तो नहीं हुआ। जब हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, और वो गलती पे गलती, गलत काम कर रहे थे, अब 2 बजे अब उनको बच्चों को लेने जाना था, वो 4 बजे गए, क्या फ़ायदा हुआ? या नहीं गए, या फिर 4 बजे कॉल करके पूछ रहे हैं कि उनको लेके अब जाना है कि नहीं, या मैं आऊँ अभी कि नहीं, काम तो हो गया। तो उसका बोलने का वो जो फ़ायदा होगा कुछ नहीं, लेकिन नुकसान ये है कि हमें गुस्सा चढ़ जाएगा, और हम गुस्से में जब फटेंगे और बोलेंगे, और जब बार-बार हर दिन यही चीज़ रिपीट होगी, तो हम तो फटेंगे। और जब फटेंगे, उस चीज़ को वो दिखलाएँगे दुनिया को कि देखो, ये तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। हमें अब वो नहीं करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आप शांत हो जाइए, आप शालीन बने रहिए, और बार-बार इस तरह प्रोजेक्ट करना है कि काम नहीं हुआ, बस उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं किया, वैसा काम करना था, कल करना था, परसों करना था, 2 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं हुआ। सच्चाई धीरे-धीरे आती है सामने, लेकिन आपने बाउंड्री बना दी, आपने उनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया। जब आपने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया, तो आपने उस काम का कंट्रोल अपने ऊपर वापस ले लिया। अब आप उन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। जब आप डिपेंडेंट नहीं हैं, तो आपकी पावर आपके पास धीरे-धीरे वापस आएगी। तो आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी को पहले पर्सनल लेवल पे, फिर सोशल लेवल पे सिर्फ दिखलाना है कि काम नहीं हुआ। इट टेक्स टाइम, और हर केस में कांड होते रहते हैं। तो थेरेपी में हम हमेशा ये कहते हैं कि वो कांड करते रहेंगे। आप थेरेपी में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम कांड की काट करते रहेंगे। आपको हम ताकत, आत्मिक शक्ति आपके अंदर भरते रहेंगे थ्रू थेरेपी, जो हमारी स्पेशल थेरेपी सेहत सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी। बहुत लोग बोलते हैं आप करेंगे क्या? ये तो नहीं बदलेगी, वो तो ऐसे ही चिल्लाती रहेगी, गुस्सा करती रहेगी, घर का माहौल ख़राब करती रहेगी। आप कर क्या लेंगे, आप बताइए? आप करते क्या हैं? थेरेपी में होता क्या है? भैया उन पे हम बदलाव नहीं ला सकते ना, मगर अपने ऊपर बदलाव, और फिर बिहेवियर चेंज इस तरह कि जो इनसाइट, अकाउंटेबिलिटी और जो ये पैटर्न्स हैं, जिनसे आप अपनी शक्ति वापस ले लें। वरना हो क्या रहा था, एनर्जी ड्रेन हो रही थी, आप ही की एनर्जी लीक हो रही थी। तो हम आप में ही तो ताकत भरते हैं, वो ज़रूरी है ना। इसलिए ये थेरेपी पे आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, मेरी टीम है, कभी भी कॉल करिए, टीम के साथ सेशन बुक करिए। वो सेशन बुक करने का पूरा तरीका वो आपको फ़ोन कॉल पे बतला देंगे। जब ये लोग वापस आने की कोशिश करते हैं ना, एक बार आपने ज़ीरो कॉन्टैक्ट कर लिया, आपने अपनी बाउंड्री बना दी, हम बार-बार लक्ष्मण रेखा खींचने को बोलते हैं, आप वो भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे डेंजरस सेंटेंस मालूम क्या होता है? ये नहीं होता कि आई लव यू, वो तो बहुत कम बोलते हैं। मुझे एक चांस और दे दो, मैं प्रूव करके बताऊँगा या बताऊँगी, आई हैव चेंज्ड, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे यहीं रहना है, मुझे आपके पास रहना है, मुझे यहाँ से निकाल के देखो। मतलब बहुत बार थ्रेटनिंग के तौर पे, लेकिन कैजोलिंग के तौर तौर पे, प्लीडिंग के तौर पे, रिक्वेस्ट के तौर पे, पैरों पे भी गिर जाएँगे। अब आपकी मम्मी के भी मैं पैरों पे गिर जाऊँगी। मैं अभी उन्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दो। और ये बहुत डेंजरस सेंटेंस है। जैसे ही आप ट्रैप में वापस आए और दूसरे ही दिन इनका वो मास्क उतर जाता है।
और फिर ये अपनी वापस उस साइकिल में आ जाते हैं। शुरू में एकदम लव बॉम्बिंग और आपको लगा कि शायद चेंज हो गया, शायद इनका दिल बदल गया। ये बदलते नहीं हैं। यही तो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में सभी को कि ये नहीं बदलते। और जो भी क्लेम भी करता है ना कि हम चेंज कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट बिहेवियर पैटर्न को बदल सकते हैं, नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उनके साथ का हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत स्पेसिफिक थेरेपीज के साथ। लेकिन नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को अपने आप में कि उसका चेंज कर दें, उसको ये दवा दे दें या इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो ये इंसान बदल जाएगा, इतना त्याग करेंगे, इतना प्यार करेंगे, तुम चुप रहो, ये इंसान बदल जाएगा। अभी मुझे किसी ने डेंटिस्ट से ही मैं बात करी थी, मेरे कलीग, तो वो बोल रहे थे जब इंसान को मालूम होता है, जो नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली पैटर्न के भाई इनसाइट आ गया ना, नॉलेज आ गई ना, नॉलेज इज पावर, अब समझ आ गया कि ये व्यक्ति को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो फिर हम क्यों नहीं इनके साथ रह सकते, क्यों नहीं इनको डील कर सकते, हमको व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट। तो ऐसे ही एक नॉर्मल प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन हमारा चल रहा था उनके साथ। तो मैंने कहा आप इतने काम करते हैं, रूट आप दांतों को सेव भी करते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट बहुत तरह से आरसीटीज वगैरह और तरीकों से, टेक्नोलॉजीज इतनी हैं करते हैं ना सब, आप टीथ का जो जितना देखभाल कर सकते हैं, हाइजीन के बारे में उनको बता सकते हैं, करते हैं ना, फिर दांत निकालते क्यों है? बोलते हैं वो तो डेड हो जाता है ना, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो मैंने कहा रेस्ट माई केस, आप दांत निकालते हैं ना एज अ डॉक्टर, तो कई बार रिश्तों में वो दांत ऐसा इतना काट रहा होता है वो कीड़ा, पूरी जिंदगी में एक जोंक के समान वो हमारे पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में, पूरी आत्मा में, पूरी जिंदगी में वो एकदम मायूसी घोल देता है। तो ये रिश्ता जब इतना बोझीला बन जाता है तो छोड़ना ही बेहतर है ना। आप भी तो दांत निकालते हैं, निकालना पड़ता है ना बहुत सिचुएशंस में। तो सिमिलरली डिवोर्स इज नॉट एन अगली वर्ड, डिवोर्स इज ऑल्सो ब्यूटिफुल वर्ड, स्पेशली वो जब उस वक्त जहाँ इतना ज़्यादा आपका अब्यूज़ हो चुका है कि आपकी आत्मा तक लगता है कि बिक गई है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे, मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं तो वेट कर रही हूँ कि बस अगले 5-10 साल में मैं मर ही जाऊँ, मेरी तो इतनी शरीर और आत्मा खराब हो चुकी है। तो ये कोई ज़िंदगी है? और ये साथ में अब्यूज़ होते होते रहना, ये कहाँ की समझदारी है? तो डिवोर्स या सेपरेशन इज नॉट अ डर्टी वर्ड, इट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, इट इज अ वर्ड विच ब्रिंग्स फ्रीडम, आपकी आत्मा की आज़ादी, मानसिक इमोशनल आज़ादी। और वो हम सब वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, इस तरह की खुशहाल और खुशनुमा ज़िंदगी। तो जो रियल टेस्ट है ना, मैंने बताया था शुरू में कि हाँ, इससे हमें आइडिया लगेगा, कोई कह रहा है मुझे चांस दो, मैं बदल जाऊँगा। तो आप देखो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसने शुरू किया, या वो कह रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे उकसाया। अगेन ब्लेम शिफ्टिंग। तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? तो ये एक है। अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, अनदर टेस्ट, कि वो अपनी जिम्मेदारी कह के करता जा रहा है, क्योंकि ये नहीं कर पाते, रेगुलर नहीं कर पाते, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, उसका भी न करने का भी कारण आप पे थोप देते कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने ये काम नहीं किया, या तुम करो, मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, शादी की है, तुम्हारे बाप ने मुझे खरीदा नहीं है कि मैं नौकरानी बन के सारे घर के काम करती रहूं। व्हाट इज दिस? ये कौन सी भाषा है जो सभी घरों में बोली जाती है? सीधा ना कर सकते हैं ना, ये भाषा बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इससे बहुत बहुत जलील बातें बोलेगा, आपको इस तरह फील होता है कि बस जीते जी आप जहन्नुम की सैर करके आ गए और वहीं पर ही बैठे हैं। अनदर टेस्ट है, वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट कर रहा है, वो पॉजिटिव फीडबैक टॉलरेट कर रहा है, वो अपनी गलती को मान रहा है। इज ही एक्सेप्टिंग कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, बट यस, गिव मी अनदर चांस, देख मैं करके देख के बताता हूँ। कंसिस्टेंटली ओवर सम टाइम, ओवर 6 मंथ्स 8 मंथ्स उसको करना है, वो काम करके दिखाए। जो सिंपल हम कहते हैं ना, काम करेंगे तो कामयाब होंगे ना, कामयाबी कहाँ से आएगी? काम करने से आएगी। ये तो हर रिश्ते को बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं।
तो आपने देखा कि प्रॉमिसेस प्रूफ नहीं है कि वो बदल गया है और ये व्यक्ति नहीं बदलते, वी शुड एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। फिर भी एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम फिर भी जानते बूझते समझते हुए भी फिर इनको बार बार मौका भी देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये बदल जाए, दहे दिल से इंतज़ार करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, शायद इनको मुझ पे दया आ जाए, शायद इनको मेरा प्यार समझ में आ जाए। मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, मैंने अपने भाई-बहनों को छोड़ा, मैंने अपने दोस्तों के पास जाना छोड़ा, लेकिन इसके मन में दया ही नहीं आई, ये फिर भी नहीं पिघली, ये फिर भी मुझ में कमियाँ, गलतियाँ निकालती रहती है और मेरे को बिल्कुल इंसल्ट करती रहती है ऑल द टाइम, बच्चों के सामने इंसल्ट करती है, मुझे कितना बुरा लगता है, मैं जी क्यों रहा हूँ? जैसे ही इस टाइप के थॉट्स आपको आ रहे हैं मतलब समथिंग इज़ ग्रॉसली रॉन्ग, तो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बदलेंगे? साइंस है ना, साइंस क्या बोलती है? ट्यूमर वक़्त के साथ बढ़ता है और तरीका क्या है ट्रीटमेंट का? कि उसे काट दिया जाए समय रहते। तो बिहेवियर की काट अगर समय रहते करते जाएँ, तो भी आपका जीना कुछ हद तक, काफ़ी हद तक आप साथ भी रह रहे हैं लेकिन वाक़ई में लाइफ़ बेटर खुशनुमा हो जाती है जब आपने अपने बिहेवियर पैटर्न पे चेंज किया। और जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इनके साथ बात करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये आपको रिस्पेक्ट कर पाएँगे। वरना जितना आप अपनी बाउंड्रीज़ को मर्ज कर रहे हैं या करवाने दे रहे हैं और जितना आप इनके बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम इनको आप करते जा रहे हैं, इनकी सेवा करते जा रहे हैं, इनकी सर्विस करते जा रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स को आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी शराफ़त में कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं कि आप अपने जीवन साथी के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जीवन साथी तो आपका नाजायज़ फ़ायदा ही उठा रहा है और उठाता जा रहा है, उठाता जा रहा है, सालों-साल। और जब ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा जब तक, तो लाइफ आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएगी और लास्ट में क्या होगा, ना माया मिली ना राम। आप देखेंगे वन फाइन डे जब आपकी आंखें खुलेंगी कि आपके बच्चों में भी ये चीज़ें विरासत में आपने अपने हाथों से दे दी। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है तो वो तो अपने बच्चों की खुशियों पे भी ग्रहण लगा देता है और ये फैक्ट है। तो जब आप अपने बच्चों की खुशियों में इस तरह की ग्रहण लगे हुए, उनकी खुशियों में इस तरह का दुखों के बादल अपने सामने उनके बिहेवियर, उनकी लाइफ, उनके करियर, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स में हर जगह तहस-नहस होते देखेंगे अपनी आँखों के सामने, तो बहुत दर्द होता है। जीना तब मुश्किल लगता है और फिर आप रोते हुए आते हैं, मैंने वक़्त पे डिसीज़न क्यों नहीं लिया? मैंने वक़्त पे मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल एक जो टॉक्सिक रिकवरी जो इस साइकिल से मुझे करवा सकता था उसका स्पेशलिस्ट है फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उसके पास मैं क्यों नहीं गया? टॉक्सिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं गया? उस वक़्त अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी इन बातों को ध्यान से, प्यार से सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ ऐसा कुछ हकीकत में हो रहा है, दिल में हो रहा है जो आप नहीं शेयर कर पाते, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आई चूज़ माई सेल्फ। आज से, अभी से, इसी वक़्त से आई चूज़ माई सेल्फ करेंगे ना? और आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भर-भर के शेयर कीजिए क्योंकि आप ही की तरह कोई मायूस व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठा अपने जीवन से हार मान चुका है। उसके जीवन में आपके शेयर से कितनी खुशियाँ भरने वाली हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत-बहुत धन्यवाद।